आज विधानसभा का जो चर्चा बजट पर है उसी के ऊपर दिन भर की चर्चा, बल्कि आज सेकंड सिटिंग भी उसी ऊपर चल रही है अभी। और क्योंकि समय सभी विधायकों को मिले इसलिए स्पीकर साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि आज की डबल सिटिंग हो जाए। मान लिया कि सेकंड सिटिंग होनी चाहिए। सामान्यतया बजट की चर्चा पर विधायक अपना अपना विषय रखते हैं, लेकिन फिर भी विशेष कॉलिंग अटेंशन मोशन के नाते से आज एक जो विषय आया था जिसकी जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि जो 7A ये एक धारा है जिसके अंदर अपनी जमीन की, तो उससे पहले एनओसी उसको लेना पड़ता है अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग से। और ये एक्ट वास्तव में 1975 में बना था सबसे पहले। उसमें एक 7A धारा ये जोड़ी गई थी, लेकिन अलग अलग समय पर उसके कुछ प्रावधान बदलते रहे हैं। पहले ये प्रावधान वेकेंट लैंड और 2.5 एकड़ तक की अगर जमीन की रजिस्ट्री होती है उससे नीचे तो ये 7A लेना पड़ता था, लेकिन पहले इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि लगातार उस पर ये प्रैक्टिस चलती रही कि कभी भी किसी ने इन रजिस्ट्रियों को करते समय 7A का एनओसी नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जब हमें पता लगा, जब हमारी सरकार आई, तो हमने कहा कि नहीं, ये एनओसी लेना चाहिए, अदरवाइज एक जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वो मशरूमिंग उसकी बढ़ रही है और हर शहर में लगातार वो कॉलोनीज बढ़ रही है। हमने उसमें थोड़ा प्रावधान ये किया कि 2.5 एकड़ की बजाय उसका एरिया कम किया जाए, क्योंकि 2.5 एकड़ तो कोई भी अपने कोई छोटे मकान के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए कोई भी नहीं कराएगा। 2.5 एकड़ बहुत जमीन होती है। इसमें जो फार्मर्स थे, जो शहरी एरिया के अंदर जो खेती वाली जमीनें भी है, वो भी उसके अंदर आ गई थी। तो उसको विचार करके उसका एरिया हमने 2 कनाल कर दिया कि 2 कनाल की एरिया से अगर कम कोई रजिस्ट्री है, अर्थात 1000 मीटर, क्योंकि छोटा मकान सामान्यतः गरीब आदमी 1000 मीटर भी नहीं लेता, उससे ही कम लेता है, और उसको वेकेंट लैंड की बजाय, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, बाकी वेकेंट लैंड तो हो ही सकती है, क्योंकि वेकेंट लैंड तो खाली प्लॉट मकान बनाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई अपना व्यवसाय करने के लिए खाली प्लॉट सब रखते हैं। जन सुविधा के नाते से ही हमने 2017 में इसका प्रावधान किया। 17 से 20 तक ये ऐसे ही चलता रहा। 20 में प्रावधान किया कि 2.5 एकड़ की बजाय इसको 2 कनाल कर दिया और वेकेंट लैंड की बजाय इसको एग्रीकल्चर लैंड कर दिया, ताकि वेकेंट लैंड की रजिस्ट्री पर कोई दिक्कत ना आए। एग्रीकल्चर लैंड है उसको छोटा टुकड़ा कोई 2 कनाल से ऊपर अगर कोई बेचता है तो वो एग्रीकल्चर लैंड अपने उपयोग कर सकता है। लेकिन इस बीच 2020 में फिर हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि इसमें एग्रीकल्चर लैंड की बजाय उसी को वेकेंट दिखा करके और रजिस्ट्रियां करने लग गए हैं, और 2 कनाल की बजाय थोड़ा सा एरिया ज्यादा करके भी उसको बना देते हैं। बाद में उसका सब डिवीजन करके जीपीए और उसके माध्यम से बिक्री होने लग गई है, उसमें से लूप होल निकले हैं। तब यह निर्णय किया गया कि इसको 2 कनाल की बजाय 1 एकड़ किया जाए और एग्रीकल्चर के बजाय वापस वेकेंट किया जाए। 1 एकड़ ये शिकायतों के आधार पर या जनता की डिमांड के आधार पर सब किया गया। हेतु एक ही था कि मशरूमिंग कॉलोनीज की ना हो, क्योंकि लगातार पिछली हुड्डा सरकार ने भी बहुत सी कॉलोनियों को रेगुलर किया, फिर हमने भी एक बार 750 कॉलोनीज उसको रेगुलराइज किया, और अभी भी हमने दोबारा से लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो 1300 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं जिसकी रेगुलराइजेशन लोग मांग रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और ये रेस्ट्रिक्शन किया जाए कि हम इसका ऑनलाइन सिस्टम बनाएं और एनओसी जरूर लेनी पड़े। एनओसी के बिना कोई भी चीज ना हो, ऑनलाइन करने से थोड़ा इस पर चेक लगेगा। सितंबर 2021 में 21 में 1.5 महीने तक रजिस्ट्रियां बंद रखी और ऑनलाइन सारा सिस्टम बनाया। पोर्टल पर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उस जमीन की नेचर, अब न तो कोई पटवारी बदल सकता, ना उसको रजिस्ट्री क्लर्क बदल सकता, ना उसको तहसीलदार बदल सकता, क्योंकि नीचे जो भी जिसको कहना चाहिए ऑफलाइन मोड से और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी ये की जाने लगी। हमें अगस्त में ये शिकायत मिली
सबसे पहले गुरुग्राम की मिली, उसमें सत्यता पाई गई और उसके अंदर कुछ तहसीलदार, कुछ नायब तहसीलदार, इनको हमने सस्पेंड किया, इनके ऊपर केस हुए, एफआईआर हुई, लेकिन कोर्ट से उनकी बहाली भी हुई है, केस अभी चल रहे हैं। इस बीच में ध्यान में आया कि ये केवल यहाँ हो रही है कठिनाई, ऐसा नहीं, ये सारे प्रदेश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, शिकायतें बहुत मिली। तो हमने उसको अगस्त 2020 में ही सभी एफसीआर और डीसीज और डिविजनल कमिश्नर्स उनको पत्र लिखे कि ऐसी जिसमें एनओसी नहीं ली गई और इन लोगों ने रजिस्ट्रियां की हैं किसी भी मिलीभगत के कारण से, इसकी सब जानकारी ली जाए। लगभग 68,000 रजिस्ट्रीज 4 साल में 2017 से अब तक ऐसी 68,000 रजिस्ट्रीज मिली जिसके अंदर एनओसी में कहीं ना कोई गड़बड़ पाई गई है। और लगभग 300 के लगभग इसमें चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो या रजिस्ट्रेशन क्लर्क हो, इनकी कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट के बाद ये इंक्वायरी हमने शुरू की है। पहली बात तो यह है कि ये इंक्वायरी जैसे हमको शिकायत प्राप्त होती है उसी समय अलर्ट होकर के कि इसके अंदर गड़बड़ हमने रोकनी है। हेतु है मशरूमिंग ऑफ जो अनडेवलप्ड कंट्री, वो कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज, ये नहीं बढ़नी चाहिए। प्लान्ड जो सिस्टम है वो बनना चाहिए और इसके लिए हमने कई स्कीमें भी बनाई। दीनदयाल उपाध्याय, इसमें स्कीम दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना वो इसी का हिस्सा है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है वो इसी का हिस्सा है। हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से मकान बना के दिए जाए गरीब आदमियों को, वो इसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण वो इसी का हिस्सा है, ताकि गरीब लोगों को सस्ते मकान मिले लेकिन अनप्लान्ड ग्रोथ ये न हो। अब ये जो सारी गड़बड़ें ध्यान में आई, इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई कि कुछ लोग इसमें से यानी मिसलीड करके गलत तथ्य दिखा करके रजिस्ट्रियां करते हैं। पहली बात तो इसमें रजिस्ट्री होती है, स्टैम्प ड्यूटी की चोरी नहीं है, लेकिन वो रजिस्ट्रियां जब होती हैं तो उसमें डेवलपमेंट चार्ज जो म्यूनिसिपैलिटीज को मिलना चाहिए वो नहीं लिया गया और उसके अंदर रास्ते निकाल करके बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की गई है। तो आधार मान करके अब उन सबसे एक्सप्लेनेशन गई है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफसीआर ने 15 दिन का समय दिया है कि उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और नीचे जो रजिस्ट्री क्लर्क हैं या पटवारी हैं वो डीसीज को कहा है कि वो उनको नोटिस देकर के 15 दिन का और नोटिस देकर के उनके एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जैसे निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। इस बीच में हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल फ्लाइंग स्क्वाड है, चाहे विजिलेंस है, वो भी एक्टिव हुए और जो उनके प्रमाणित चीजें मिली उन प्रमाणित चीजों के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, और उन्होंने सीधा सीधा रेड हैंडेड पकड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक डीटीपी करनाल, तहसीलदार करनाल और 2 जेईज 4 लोगों को पकड़ लिया है। उन चारों के इंटरोगेशन चल रही है। उसमें और कौन कौन आगे मिली वक्त में आएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जानकारी कहीं से मिलेगी उस जानकारी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। कोई विपक्ष के लोग हमको जानकारियां नहीं दे रहे। आज हमारे किरण चौधरी जी ने कहा कि आपने माना है कि 68,000 या 58,000 ये रजिस्ट्रियां गलत हुई हैं। मैंने कहा माना नहीं है, हमने इसको जाना है। मानने और जानने में अंतर इतना ही होता है कि कोई हमें और आके बताए तो हम माने। वी हैव एक्सेप्टेड द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अपोजिशन, नहीं, ये हमने अपने आप इन जानकारियों को प्राप्त किया है अपने सिस्टम से। पब्लिक की ओर से शिकायतें मिलती हैं, उनकी ओर से इसको एक इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की है कि कैसे कैसे गड़बड़ हुई है। और इसमें विपक्ष कोई कल को अपना श्रेय लेने की कोशिश करे और अपने कॉलर ऊंचा खड़ा करे, कोई अर्थ नहीं करने का, क्योंकि इनका इतिहास वो भी हमारे सामने है। और जब उन्होंने बहुत शोर किया तो मुझे ये कहना पड़ा कि अब ये जो रजिस्ट्रियों की एनओसी है, मुझे तो लगता है कि पहले कभी एनओसी का कोई प्रचलन रहा ही नहीं होगा, तो हम बहुत ज्यादा बैक तो नहीं, लेकिन 2010 से 2016 की ये जानकारियां भी लेंगे और 2010 से 2016 तक कितनी रजिस्ट्रियां हुई, कितने उसमें एनओसी प्राप्त किए गए, जो जो पैरामीटर उस समय के थे उस पैरामीटर के हिसाब से कितने उसमें रिकॉर्ड में आएंगे। इसके लिए जो भी व्यवस्था डिपार्टमेंट करेगा, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई कमेटी बनाएंगे, हर एक डीसी, हर एक तहसीलदार, उसके माध्यम से 6 महीने के अंदर अंदर इसकी कंक्रीट जो भी कोई
जानकारियां होंगी, इसको इंक्वायरी को पूरा करेंगे और जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे किसी भी लेवल का हो। सर, एक बात ये भी निकल करके आई थी कि ये प्रोसेस ही इस तरीके से चल रहा था 7A को लेकर के कि इसी प्रकार से रजिस्ट्रियाँ होती थी, 7A का ध्यान ही नहीं रखा जाता था। उसको 2017 के बाद इम्प्लीमेंट किया गया या उससे पहले से ही इस तरीके से था? क्योंकि जो कार्रवाई नहीं, ये तो पहले से प्रावधान है 1975 से, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं किया और इसी में से रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी और रजिस्ट्री होकर के वो अनऑथराइज मकान भी बनाते थे, कोई डेवलपमेंट चार्ज भी मिलता नहीं था, कमेटियां जो है दुर्गति उनकी होती थी, उनको सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ देनी पड़ती थी, वहाँ सड़कें भी देनी है, वहाँ सीवरेज भी देना है, वहाँ गली पानी भी देना है, वहाँ लाइट भी देनी है, सब देना पड़ता है। 1 एकड़ के ऊपर लगभग यानी 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर लगभग 2500 रुपए का खर्च 1 स्क्वायर मीटर पर इन व्यवस्थाओं को डेवलप करने का आता है। अब 2500 रुपया तो कोई देगा नहीं, हमारे यहाँ कहीं 200, कहीं 300, कहीं 500। अब आकर के हमने किया था कि 5% ऑफ कलेक्टर रेट, और ये 2018 से ये तय है 5% ऑफ कलेक्टर रेट। अगर 10,000 है तो 500 रुपया, 20,000 है तो 1,000 रुपया। यानी ये उस मात्रा में भी नहीं है जितना खर्च में आता है, क्योंकि आज कोई भी डेवलपर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको ईडीसी इसी काम के लिए देनी पड़ती है, डेवलपमेंट चार्ज के नाते। तो डेवलपमेंट चार्ज के नाते कोई भरेगा और वो वहाँ एक डेवलपमेंट कॉलोनी बनेगी, उसके मुकाबले में ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है इसको तो कुछ नहीं देना पड़ता। ये 2018 से चल रहा है। क्या हुआ, डिपार्टमेंट पहले इसमें ये था कि एक रेट भी तय किया गया था, एब्सोल्यूट रेट 120, 150, 200, 250, 300, और नोटिस ये है कि आइदर दिस रेट और 5% ऑफ कलेक्टर रेट विच एवर इज हायर। तो वो सब जगह 5% की रजिस्ट्रियां चल रही थी, लेकिन बीच में हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें आधा पोर्शन जो पहले वाला वो खत्म कर दिया और केवल 5% कर दिया, जो कि तुरंत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले से वो लागू था। अब सिस्टम जो बना है इस समय चूंकि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन होने के बाद, ठीक आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद कोई एनओसी के बिना रजिस्ट्री हुई होगी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस लैंड को हमने वेकेंट दिखाया है उसको वेकेंट की बजाय कुछ और दिखा करके, बरानी दिखाकर, कुछ और दिखाकर, क्योंकि ये रिकॉर्ड चेंज करने में अभी भी मैनुअली रिकॉर्ड करने का जो विषय चल रहा है, इसको हम ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ करके कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। जो एक बार फिक्स हो गया उसी का रिकॉर्ड मिलेगा। इसमें अगर कोई हमको चेंज भी करनी पड़ेगी, अभी तो नेगेटिव है कि वो बरानी यानी वो नहीं होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए या ओपन लैंड नहीं होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव ढंग से भी लाया जा सकता है कि वो अगर एग्रीकल्चर है तो हो जाए, वो अगर रेजिडेंशियल है तो छोटा प्लॉट नहीं करना, या कोई इंडस्ट्रियल है तो छोटा प्लॉट नहीं करना। तो इस प्रकार के पॉजिटिव कोई ना कोई संशोधन इसमें करके, ताकि गलती करने के जो चांस है वो खत्म हो जाए और कोई मैनिपुलेट भी इसको ना कर सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके ऊपर विपक्ष के तमाम सदस्य जो है वो हमला कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपके गृह जिले में 100 करोड़ का तहसीलदार पकड़ा गया, डीटीपी पकड़ा गया, ऐसे ही प्रदेश में तहसीलदारों को एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं, तहसीलदार भ्रष्टाचार में जगह जगह संलिप्त है। यानी सर ये विपक्ष के जो आरोप है ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार के, इस पर पहली बात तो ये है कि ये कौन पकड़ रहा है, ये हम ही पकड़ रहे हैं, ये कोई और नहीं पकड़ रहा है। और कोई गलती अगर अपने समय हो रही है और उसको हम पकड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए डिस्क्रेडिट की बात नहीं, हमारे लिए क्रेडिट की बात है कि हम अपने समय में भी कोई गलत काम नहीं होने देंगे। आंख ओझल पहाड़ ओझल, कोई चीज नजर नहीं आई, पता नहीं लगी, बिन देखे मानो मक्खी भी खाई जाएगी, तो उसका दोष नहीं है। लेकिन अगर हमें बाद में भी पता लगेगा इसने गड़बड़ की है तो इंक्वायरी में सारी चीजें आएंगी। और आज तो मैंने कह दिया ये गड़बड़े हमारे समय में हुई उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब ये 2016 से लेके यानी 2010 से लेके 16 तक उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अधिकारियों का नाम भी लिया, मैंने बताया जो लिया नाम उन्होंने, उनको उनकी इंक्वायरी हम कराएंगे। बल्कि एक हमारे विधायक ने तो एक डीसी के बारे में कहा, नाम नहीं लिया। आज मैंने कहा कि उस डीसी का नाम बताना पड़ेगा, और डीसी का नाम बताए बिना वो कहीं और चल पड़े कि 22 के 22 डीसी। कोई शिकायत मिले तो बात करेंगे, कराएंगे। देखिए उसमें तो इतना ही है कि उनका भी डेवलप, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, डेवलपमेंट चार्ज उनके नहीं आए हैं, वो अल्टीमेटली डेवलपमेंट चार्ज उनको भरने ही पड़ेंगे।
आज कोई उनकी ज़मीन उनकी है, रजिस्ट्री उन्होंने कराई है, स्टैम्प ड्यूटी उनको उन्होंने दी है, इसलिए वो रजिस्ट्री के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। केवल उसका जो प्रकार बदल के कराई गई है, जिसके कारण से अनऑथराइज कॉलोनीज को प्रमोट किया गया, ये गलती है। लेकिन इस गलती में अधिकारियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। उनको तो हम करेंगे, रेगुलाइज भी करेंगे। उनके हमने सब फिगर भी लिया है, 1300 कॉलोनियों ने अप्लाई भी किया है। बहुत जल्दी उसका जो फॉर्मेलिटी है पूरी करके उनको रेगुलर भी करेंगे और उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। सर, पिछले कुछ महीनों की बात करें, मोदी जी की स्टेटमेंट की आई है, क्लैरिफाई करें कि क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा बताया कि घट गई है। देखिए, पेंशन्स में बहुत सी कंडीशन शर्तें पहले से लगी हुई हैं। आज भी लोग कह रहे थे कि उस समय नहीं लगी। 1991 में भी जब ये पेंशन लगी थी, 100 रुपया शायद महीना थी उस समय भी कंडीशन लगी हुई है। अब एकदम एग्जैक्ट कंडीशन क्या है वो आप लोग देख सकते हैं। बिना कंडीशन के बिना कभी नहीं है। और ये 2011 में ये 50,000 रुपये लिमिट थी कि पति पत्नी की आय 50,000 से ऊपर है तो उनको नहीं मिलेगी। इन्होंने अचानक 2012 में उस 50,000 को 2 लाख किया, 4 गुना। हालांकि कोई लॉजिक बनता नहीं था, फिर भी इन्होंने किया। अभी वो 2 लाख चल रहा है। ये इन्हीं के द्वारा तय किए गए हैं, हमने कभी तय नहीं किया है। लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, गलत कोई ना ले, ठीक जिसका अधिकार बनता है, हक बनता, उसको मिलनी चाहिए। आज भी हमारे पीपीपी में, परिवार पहचान पत्र में 23,000 नाम ऐसे निकले हैं 60 साल से लेकर और 70 साल तक की आयु के हैं, जिनके रिकॉर्ड में उनको पेंशन नहीं दी जा रही। हमने उसका सर्वे कराने के लिए भेज दिया है। बहुत जल्दी सर्वे पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है इसी मार्च के महीने में पूरा हो जाएगा और उन सब की पेंशन बनाई जाएगी। उसमें अभी जो जानकारी मिली है, जब सर्वे करने के लिए गए तो मैं उन कपल्स को या उस वृद्धायु के व्यक्ति को धन्यवाद करता हूं, उसका आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मना किया है कि हमको ये 2,500 रुपये पेंशन नहीं चाहिए। ऐसे भी चाहे थोड़े केस है, ऐसे केसेस हैं। तो इस डाटा को ठीक किया जा रहा है और ठीक करने के बाद मैंने बताया कारगर हमारे लिए एक हथियार बना है परिवार पहचान पत्र। किसी का अधिकार बनता है उसको जरूर मिलेगा, लेकिन अनाधिकार चेष्टा से अपात्र व्यक्ति कोई लाभ ले रहा होगा उसको चेक किया जाएगा। ये सारी शर्तें लगाई जाएंगी। 300 लोगों पर कार्रवाई करी है सर, रजिस्ट्री वाले मामले में कार्रवाई हुई। अभी एक्सप्लेनेशन मांगा, उनको फिर वापस अभी एक्सप्लेनेशन मांगा, अभी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ गुड़गांव के जो 2020 में जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी, उसमें से 8 FIR लिखी गई हैं, उनको सस्पेंड किया था, कोर्ट से उनको बहाली मिली। सर, अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बाद पड़ोसी राज्यों में तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है और आपकी पार्टी से ये देखिए, ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम करती है, तो ये पॉलिटिकल काम करना किसी पार्टी के लिए वर्जित नहीं है। कोई भी करे, सबको छूट है। किसका प्रोग्राम क्या है, जनता किसको पसंद करती है, जो सरकार चलाई है उसमें उपलब्धियां क्या हैं, इन सब चीजों को देख करके जनता जो है वही जनार्दन है, जैसा करेंगे वैसा देखेंगे। पिछले कुछ महीने के आंकड़े देखिए, विजिलेंस ने हर दूसरे दिन किसी कर्मचारी को, अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कुछ महीनों में रिश्वत ज्यादा बढ़ी है या विजिलेंस ज्यादा एक्टिव है? रिश्वतें तो मुझे लगता है जितनी पहले चल रही थी वही, बल्कि कुछ ना कुछ कम हुई है। लेकिन जब कम होती हैं उस समय डर बैठता है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब सख्ती होती है तो रेट बढ़ता है। तो ये कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आज भी हम अपने आप इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट में है, चाहे हमारा CM फ्लाइंग स्क्वाड है, हमने तो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स इनको ही मौजूद किया है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गड़बड़ें होती हैं अब सारे केसेस उनको जाएंगे, क्योंकि सारा वजन अगर हम अकेले स्टेट के जो हमारा स्टेट विजिलेंस बोर्ड है, ब्यूरो है, उस तक पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में बार लगता है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम्स को एक्टिव किया है ताकि वो भी उसमें अपनी भूमिका निभाए और नीचे के सारे केसेस पंचायत लेवल के, म्यूनसिपलिटी लेवल के या छोटे छोटे केसेस सब वहीं हल हो जाएं। अभी पिछले दिनों में आपको ध्यान में आया होगा कि हमें शिकायत मिली नकली दूध की, और नकली दूध जगह जगह जा करके उसके ऐसे जो लोग थे जिनको टारगेट किया गया, जिनकी जानकारियां मिली कि नकली दूध हो सकता है, टनों के टन दूध हमने बिखेर के और बर्बाद कराया उसको, और फिर उनके ऊपर केस बने, उनको जेल के अंदर डाला है। तो इस प्रकार की ये जो लड़ाई है हमारी भ्रष्टाचार की, ये लगातार मजबूती से हम लड़ेंगे। और अब इसकी समय सीमा तो नहीं बांध सकता मैं, लेकिन जनता में जागरण भी करना पड़ेगा और दोषी व्यक्तियों को सजा भी देनी पड़ेगी। धन्यवाद।